आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमिक बुक रीडर में। और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ी बाबा पार्ट 2 वॉइस मोड में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और प्लीज़ हमारे वीडियो पर कमेंट भी कीजिएगा। न्याय यह नहीं कहता कि बिना किसी अपराध के किसी को भी दिया दंड जाए। ओ महाराज, दुर्जन सिंह को छोड़ दिया गया, लेकिन सेनापति ने उसके पीछे 2 गुप्तचरों को लगा दिया। दुर्जन सिंह की 24 घंटे निगरानी करना, जो आज्ञा सेनापति जी। किंतु तीसरे दिन उन दोनों गुप्तचरों ने आकर सेनापति को एक निराशाजनक सूचना दी। हमें खेद है सेनापति जी, दुर्जन सिंह गायब हो गया। क्या बकते हो? तुम दोनों के होते हुए वह गायब हो गया? हमें नहीं मालूम था कि उसने अपने घर के अंदर सुरंग बना रखी है, जिसके रास्ते वह रात में फरार हो गया। लेकिन उसके बाद दुर्जन सिंह किसी को भी नहीं दिखाई दिया। फिर तो जरूरी नहीं कि यह काम दुर्जन सिंह का हो राजन। मैंने तो सिर्फ अपना संदेह व्यक्त किया है बाबा। ओह, मैं 21 दिन के लिए समाधि लगाने जा रहा हूँ राजन। तब मैं उस डाकू का पता लगाने की कोशिश करूँगा। पहाड़ी बाबा के पास महाराज को निराशाजनक ही लौटना पड़ा। तो क्या हम राज्य की जनता को 21 दिन के लिए और डाकुओं के रहमों पर छोड़ दे? उसी रात जब राजा मकरध्वज परेशान थे और अपने कमरे में बैठे थे, राज्य के सैनिकों को अगर पूरे राज्य की निगरानी पर लगा दूं तो बाहरी आक्रमण होने का भय है, जिससे राज्य की सुरक्षा में खतरा पड़ेगा। तभी राजकुमार आदित्य व अश्विन ने वहां प्रवेश किया। क्या बात है पिताजी, अभी तक आप सोए नहीं? किस परेशानी के कारण आप इतनी रात तक कमरे में टहल रहे थे? नींद नहीं आ रही थी, इसलिए ज़रा टहलने लगा था। किंतु तुम लोग जाग रहे हो। महाराज ने दोनों को टालना चाहा। हम अच्छी तरह जानते हैं पिताजी, आप डाकुओं के कारण परेशान हैं। आप परेशान ना होइए पिताजी, सेनापति और कोतवाल उनका पता लगा लेंगे। नहीं मेरे बेटो, यह डाकू और उसका गिरोह साधारण नहीं है। यह सुनते ही दोनों राजकुमार चौंक उठे। क्या कह रहे हैं आप पिताजी? मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यह दुर्जन सिंह का ही काम है। सुनने के बाद फिर महाराज मकरध्वज ने उन्हें दुर्जन सिंह के बारे में बताया। जिस युगों युगों से हर अत्याचारी का अंत होता आया है, ऐसे ही इसका भी हो जाएगा पिताजी। यह सब भुलाकर अब आप सो जाइए। महाराज को सुलाने के बाद दोनों राजकुमार भी सो गए। उन्होंने पत्थर में लिपटे उस कागज को उठाया और उसे खोलने लगे। वह एक पत्र था। महाराज मकरध्वज, आपके दोनों बेटे मेरी कैद में हैं। अपना काम शुरू हो चुका है। दुर्जन सिंह। पत्र पढ़कर महाराज चिल्ला उठे, नहीं, वह नहीं हो सकता। दोनों महाराज राजकुमारों के कक्ष में गए, आदित्य, अश्विन। लेकिन उन्हें वहां पहुंचते ही उनके पत्र की सच्चाई का प्रमाण मिल गया। महाराज की मुट्ठियां भीज गई। ओह, सचमुच ही दोनों राजकुमार लापता है। उस डाकू की यह हिम्मत! महाराज मकरध्वज ने उसी समय सेनापति को तलब किया। सेनापति, हमें राजकुमार चाहिए। मुझे एक दरबारी पर शक है महाराज। मैं आज ही उसकी खुफिया तौर पर निगरानी का प्रबंध करता हूँ। कुछ भी करो सेनापति, मुझे जल्दी ही दोनों राजकुमार और दुर्जन सिंह मिलने चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा महाराज। सेनापति चला गया। तीसरी रात जब कुछ घुड़सवार उस जंगल में से गुजर रहे थे और पहाड़ी की ओर बढ़ रहे थे, एक व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है मोती, आने दो उसे। हमारी प्रहरियों की आंखें से बचकर नहीं जा सकेगा। अचानक घुड़सवारों ने अपने घोड़ों की गति बढ़ा दी और वह भी उनके पीछे तेजी से भागने लगा। आश्चर्य, यह राजकुमार आदित्य यहाँ कैसे? ओह, उन्होंने घोड़ों की गति बढ़ा दी। मुझे भी तेज गति से उनकी पीछा करना चाहिए। पर अगले ही पल, इसके लिए तो इसे बेहोश करना पड़ेगा, वरना यह हमारे लिए मुश्किल बन सकता है। अचानक उस मकापोश ने घूंसे का एक प्रचंड प्रहार राजकुमार की कनपट्टी पर किया। वह बेहोश हो गया।
राजकुमार आदित्य को वह होश आया तो वह चौंक पड़ा। उफ, यह मैं कहाँ हूँ? ओह, तो मुझे इस गुब्बारे में कैद किया है। आदित्य किसी तरह से उस गुब्बारे में झूलता हुआ खड़ा हो गया, अपने उस आसपास के निरीक्षण किया। दोनों तरफ तीखे खंजरों के फानूस और नीचे गहरा कैद खाना। दुश्मनों ने अपनी तरफ से अच्छा प्रबंध किया है, लेकिन मुझे लोहे की दीवारों को तोड़ना होगा। उसने आस्तीन में छुपा खंजर निकाला, फिर कुछ सोचकर, इसे छुपा कर रखना में ही भलाई है। आगे कोई विपत्ति आई तो फिर इसे इस काम आएगा। अगले पल वह गुब्बारे की ओर से अपने दांतों को काटने लगा। इसके लिए तो मेरे दांत ही काफ़ी हैं। थोड़ा कटते ही गुब्बारा पूरा कटकर फैलता गया। ओ, इतनी ऊंचाई से नीचे गिरते ही मेरी हड्डी पसली एक ना हो जाए। आदित्य ने जल्दी से दोनों हाथों से गुब्बारे को सख्ती से पकड़ लिया। ओ, मैं मौत के कितने करीब था। दूसरे पल वह गुब्बारों पर झूलने लगा। अब और फिर उसने एक खतरनाक कदम उठाया जिसके चूक जाने पर केवल मौत ही हासिल होती। उताले क्षण वह द्वार की ओर भागा, लेकिन उफ, गड्ढे में गिरता जा रहा था वह। आदित्य आगे बढ़ा। यह दोनों डाकू चेहरे पर न होते मुझे यह कठोर अधिक देर तक नहीं रख सकते। इन दोनों से छुटकारा पाकर मुझे यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। कोठरी के बाहर पहरे पर 2 डाकू खड़े थे। लगभग 1 घंटा आदित्य उपाय सोचता रहा। तभी कमरे में एक लाबाधारी दाखिल हुआ। शायद यही डाकू सरदार दुर्जन सिंह है। तो आपने भागने की कोशिश करी राजकुमार, लेकिन याद रखना यह दुर्जन सिंह का कैद खाना है, जिसमें एक कैद से निकलने की कोशिश में कैदी दूसरी कैद में फंस जाता है पर आज़ाद नहीं होता। तुम्हें अपने जिस कैद खाने पर इतना गर्व है दुर्जन सिंह, उससे मैं अपने बल और बुद्धि से ध्वस्त कर डालूंगा। किंतु तुमने अपना मुंह क्यों ढांप रखा है? क्या इसलिए कि हमारे हाथों कहीं मारे न जाओ? दुर्जन सिंह ने एक भयानक अट्टहास लगाया। हा हा हा, तुम अपनी जान की खैर मनाओ राजकुमार आदित्य। फिर एकाएक ही उसने घूर कर राजकुमार आदित्य की ओर देखा। तुम्हारा छोटा भाई राजकुमार अश्विन कहाँ है? यह तुम मुझसे पूछ रहे हो? मुझे क्या पता। तुम बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो राजकुमार, मगर अश्विन ने अब हमारी नज़रों से अधिक देर तक बचा नहीं जा सकता। आदित्य खामोश होते देखकर दुर्जन सिंह और वहां से चला गया। यह बहुत होशियार है, इसकी निगरानी सख्ती से करनी होगी। आप निराश न हो सरदार। दुर्जन सिंह चला गया, किंतु रात गहराते ही दोनों डाकुओं को नींद आ गई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कर लीजिए। धन्यवाद।